Hello friends, welcome to my channel Glimpse Through Time with Sarvesh। I hope आप सब बढ़िया होंगे। अंग्रेजों ने कई सालों तक हमारे भारत को गुलाम बना के रखा था। वे हमारे लोगों पर मनचाहा अत्याचार करते थे और हमारे स्वाभिमान को रोज पैरों तले कुचल रहे थे। लेकिन उस अंधकारमय समय में भी भारत के मिट्टी में कई सारे नौजवान जन्मे जिन्होंने अपने क्रांति से अंग्रेज सरकार की साम्राज्य तक हिला दी। आज के एपिसोड में हम ऐसे ही एक वीर नौजवान की बात करेंगे जिन्होंने मात्र 23 साल के छोटे से जीवन काल में ही भारत में क्रांति का बीज बो दिया था और अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान का परिभाषा ही बदल दी। जी हाँ, आज हम शहीद आजम भगत सिंह जी की जीवन से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां सुनेंगे और उनकी संपूर्ण जीवन को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही रोचक कहानियां और मज़ेदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओपिनियन बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप दूसरे कौन से टॉपिक में दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पंजाब के लयलपुर डिस्ट्रिक्ट के बंगा गांव में एक पंजाबी सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह जी का जन्म हुआ। उनके पिता किशन सिंह संधू और उनके अंकल अजीत सिंह जी सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए थे और वे 1907 के कनल कॉलोनाइजेशन और 1914 से 1915 के बीच गदर मूवमेंट में भी हिस्सा लिए थे। उनके माता विद्यावती देवी एक हाउसवाइफ थी। बचपन में उन्हें अपने गांव बंगा के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। बाद में वे इंदौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में भर्ती हुए और 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ली। ये कॉलेज गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम लाला लाजपत राय जी ने बनाई थी, जो भारतीय छात्रों को अंग्रेजी स्कूल्स में नहीं बल्कि अपने देश के स्कूल में भर्ती होने के लिए उत्साह देती थी। छात्रावस्था से ही भगत सिंह जी छात्रों में देश प्रेम और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन के बीज बो रहे थे। तभी अंग्रेज सरकार को उनके काम से घबराहट होने लगी। वे अपने तर्क से भारतीय छात्रों को काफी इन्फ्लुएंस करते थे। तभी पुलिस ने 1927 में पहली बार उनको लाहौर के एक बॉम्बिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया और लगभग 60,000 रुपया की जमानत लेके उन्हें छोड़ दिया। जेल से निकलने के बाद वे उर्दू एवं पंजाबी न्यूज़पेपर्स में एडिटिंग और आर्टिकल्स लिखने की काम करने लगे। वे नौजवान भारत सभा द्वारा प्रकाशित कम कीमत वाले पैम्फलेट्स में भी अपना योगदान देते थे। वे प्रीति किशन पार्टी के जर्नल्स और दिल्ली में पब्लिश होने वाली वीर अर्जुन न्यूज़पेपर में भी कई सारे छद्मनाम से जैसे कि बलवंत, रंजीत, विद्रोही इत्यादि नाम से आर्टिकल्स लिखने लगे। 1928 को भारत में साइमन कमीशन नामक एक कमीशन को अंग्रेजों ने बुलाया भारत के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर रिपोर्ट पेश करने के लिए। लेकिन उस कमीशन में भारत का कोई भी प्रतिनिधित्व था ही नहीं। इसलिए भारतीयों ने इस कमीशन को बॉयकॉट करने की मांग की और साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए आंदोलन पर उतर आए। और जब 1928 के 30 अक्टूबर कमीशन के लोग इंडिया पहुंचे तो लाला लाजपत राय जी ने उनके विरुद्ध रास्ते पर एक मोर्चा निकाला और जोरों शोरों से आंदोलन करने लगे। पुलिस उन पर अंधाधुंध लाठी चार्ज किया और लाला लाजपत राय जी बुरी तरह से घायल हो गए और इन इंजुरीज के चलते वे 17 नवंबर को शहीद भी हो गए। अब लाला लाजपत राय जी बहुत बड़े नेता थे, इसलिए जब वे शहीद हुए तो ये विषय ब्रिटिश पार्लियामेंट तक भी पहुंच गया। लेकिन वे घटना को ब्रिटिश पार्लियामेंट अस्वीकार कर दिया और लाला लाजपत राय जी के मृत्यु के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहने लगे। भगत सिंह जी उस दौरान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बड़े नेता बन चुके थे। उन्होंने लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बात सुनकर काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने और उनके पार्टी के सदस्यों ने इस घटना की बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध हुए। उन्होंने शिवम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ स्कॉट को मारने की योजना बनाई।
लेकिन 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स को गलती से बॉम्ब मार दिया क्योंकि वो लोग उसे पहचान नहीं पाए। इस घटना के बाद हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA ने जब इस घटना का जिम्मेवारी लेके खुली चिट्ठी दी कि अब जाके लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला पूरा हुआ, तो ये घटना के मिश्र प्रभाव देखे जाने लगे। HSRA के मोर्चाओं में लोगों की उपस्थितियां भी कम होने लगी और 1925 में लाला लाजपत राय जी के स्थापित की गई द पीपल्स और अन्य कई सारे न्यूज़पेपर्स और राजनैतिक दलों ने इस घटना को समर्थन ना करते हुए अहिंसा के पक्ष में अपना समर्थन दिया। सैंडर्स को मारने के बाद भगत सिंह जी और उनके साथियों के विरुद्ध जोरदार तलाशी शुरू हो गई। अंग्रेज उन्हें पागलों की तरह ढूंढने लगी, लेकिन उन सबको चकमा देके भगत सिंह जी कोलकाता और राजगुरु जी बनारस भागने में सफल हुए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद भगत सिंह जी फिर से लाहौर पहुंचे। जब सैंडर्स मामला थोड़ा सा ठंडा हुआ, भगत सिंह जी फिर से ब्रिटिश के विरुद्ध लोगों को बोलने लगे। 1929 में उन्होंने HSRA के एक मीटिंग में कुछ बड़ा हमला करने का प्रस्ताव दिया ताकि भारतीयों में भी जोश आए और वे अंग्रेजों के खिलाफ और जोरों शोरों से लड़ पाए। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ही गिरफ्तारी का प्लान बनाई। वे भली भांति जानते थे कि अंग्रेज एक बार उनको गिरफ्तार कर लेगी तो फांसी एक प्रकार निश्चित है। फिर भी 23 साल के उस निडर नौजवान ने अपनी मातृभूमि के खातिर अपने जीवन तक की परवाह नहीं की। फ्रेंच बागी अगस्टे वेलिएंट ने पेरिस के डेप्यूटीज के चेंबर में बॉम्बिंग किया था। इस घटना से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बॉम्बिंग करने की योजना बनाई। उनका असली उद्देश्य था गिरफ्तार होना, ताकि वे सुनवाई के दौरान पूरे देश के सामने अपने बात को रख पाए और अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को और भी एकत्रित कर पाए। पहले तो HSRA के लीडर्स ने इस बात पर राजी नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे अंग्रेज अगर भगत सिंह जी को एक बार पकड़ लेंगे तो फांसी दिए बिना छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भगत सिंह जी ने उन्हें मनाया और ये विश्वास दिलाया इस काम को अंजाम बस वही दे सकते हैं। अप्रैल 8, 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने पब्लिक गैलरी से असेंबली चेंबर पर 2 बॉम्ब गिराए सेशन के टाइम। ये बॉम्ब्स जानलेवा नहीं थे, लेकिन कई सारे अंग्रेज इस बॉम्ब के कारण घायल हो गए और बॉम्ब गिरने के बाद पूरी असेंबली धुएं से भर गया। भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी आराम से वहां से निकल सकते थे, लेकिन वे वीर जवान वहां डटे रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अंग्रेजों के हाथ पकड़े गए। पूरे देश के लोग जब इस घटना के नैतिकता पर प्रश्न उठाने लगे, यहाँ तक कि भारत के ही कई बड़े बड़े नेताओं ने जब इस घटना के विरोध करने लगे और उनके काम करने की तरीके की नैतिकता पर प्रश्न उठाने लगे, तब भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने रिटन स्टेटमेंट दिया कि हम महान जीवन को शब्दों से बड़े पवित्र मानते हैं। हम ना तो कायरतापूर्ण अत्याचारों के अपराधी हैं और ना ही हम पागल हैं जैसे कि लाहौर के ट्राइब्यून और अन्य कई सारे लोग सोच रहे हैं। आक्रामक तरीके से लागू किया गया काम हिंसा है और इसलिए नैतिक रूप से अनुचित है, लेकिन जब उसका उपयोग किसी वैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इसके नैतिकता उचित हो जाता है। जून के पहले सप्ताह में इस केस की सुनवाई शुरू हुई और दोनों को ही बमबारी के अपराध में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस तरफ उनकी पार्टी HSRA लाहौर और सहारनपुर के कई जगहों पर बॉम्ब फैक्ट्रीज बनाने लगे, लेकिन कुछ गद्दारों ने उन सबकी लोकेशंस अंग्रेजों को बता दी और सुखदेव किशोरी लाल और जयगोपाल जैसे 21 क्रांतिकारी पकड़े गए और उनके सुनवाई के दौरान सैंडर्स की हत्या करने वाली बात भी गद्दारों ने लीक कर दी। तो भगत सिंह जी का भी नाम इस केस में फिर से जुड़ गया और उनके ऊपर इस केस का भी मुकदमा चलने लगा और असेंबली बॉम्ब केस में उनकी उम्र कैद की सजा को अब रद्द करके उसे सैंडर्स केस के बाद लागू करने की ऑर्डर हुआ और उन्हें दिल्ली जेल से ट्रांसफर करके मियानवाली सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। भगत सिंह जी ने नोटिस किया मियानवाली जेल में इंडियन कैदी और यूरोपियन कैदियों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था और वहाँ का खाना भी दिल्ली जेल से कई ज़्यादा बुरा था। भगत सिंह जी इस घटना से बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने
जेल के अन्य भारतीयों के साथ मिलकर आमरण अनशन आंदोलन शुरू कर दिया। वे सच कपड़े, न्यूट्रिशनल डाइट और डिग्निफाइड लेबर के मांग करने लगे। ये हंगर स्ट्राइक तब के न्यूज़पेपर्स में काफी चर्चा में आई और भारत के कई बड़े नेताओं ने भी उनका समर्थन किया। भारतीयों में इस स्ट्राइक के चलते अंग्रेजों पर जनरोष भी बढ़ने लगा और एक पर्याय में अंग्रेज सरकार को दफा 144 लागू करके मीटिंग्स और गैदरिंग्स भी रोकनी पड़ी। जेल में भगत सिंह जी और उनके साथियों पर कई अत्याचार शुरू हुए। उनके पानी के मटके में दूध डाल दिया जाता था ताकि वे स्ट्राइक तोड़ने पर मजबूर हो जाए या फिर प्यासा ही रहे। लेकिन भारत के वे वीर जवानों को कोई रोक नहीं पाया और वे सब आमरण अनशन को चालू रखे। जतीन्द्र नाथ दास जी 63 दिन का अनशन के बाद शहीद हो गए तो पूरा भारत में आलोड़न मच गया। सारे बड़े भारतीय लीडर्स इस घटना के लिए अंग्रेजों की कड़ी निंदा की और मोर्चा निकालने लगे भगत सिंह जी के स्ट्राइक के फेवर में। 116 दिन के अनशन के बाद कांग्रेस और उनके पिता के अनुरोध से भगत सिंह जी ने अपने स्ट्राइक पर विराम लगाई। अंग्रेज सरकार अब तक समझ गई थी कि भगत सिंह जी उनके लिए बहुत ही खतरा बन चुके थे और वो किसी भी तरह उन्हें सजा देने की कोशिश करने लगी और भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में 24 मार्च 1931 को फांसी देने की सजा सुनाई गई। इस फैसले पर भारतीयों में अंग्रेज के खिलाफ बगावत और भी बढ़ गई और अंग्रेजों ने उन तीनों क्रांतिवीरों को 11 घंटे पहले ही यानी 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे लाहौर जेल में फांसी दे दी। कोई भी मैजिस्ट्रेट उनके सजा के दौरान वहां उपस्थित नहीं हुए थे, बल्कि एक ऑनररी जज को उनकी सजा के वक्त की कार्यक्रम के लिए जल्दी जल्दी में बुलाया गया और उनके फांसी के बाद उनके नश्वर देह को छुपाते हुए अंधेरे में गंदा सिंह वाला विलेज में दाह संस्कार करके उनके भस्म को सुतलेज रिवर में विसर्जित कर दिया। इस घटना को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत बताया क्योंकि अभियुक्त को खुद के बचाव के लिए कोई भी मौका तक नहीं दिया गया था। लेकिन इस घटना को सेंट्रल असेंबली में बड़ी चालाकी से बाईपास कर दिया गया था। इस घटना को भारत के सारे न्यूज़पेपर्स में काफ़ी आर्टिकल छपी। भारत के नौजवानों ने इस घटना से काफ़ी प्रभावित हुए और क्रांति के राह पर निकल पड़े। हमारे जीवन कितना लंबा है ये मायने नहीं रखता, हम अपने जीवन को कितना विशाल बनाते हैं अंततः वही इतिहास में लिखा जाता है। मात्र 23 साल के जीवन में भगत सिंह जी ने जो त्याग सिखारे, जितने उन्होंने अपनी मातृभूमि को आज़ाद बनाने के लिए लड़े, हमें उस महान क्रांतिवीर को कोटि कोटि नमन भी शायद कम पड़ जाए। उनके जीवन से हमें मातृभूमि प्रेम, दृढ़ संकल्प और वैचारिक बुद्धि के सही उपयोग सीखना चाहिए और हमें अपने जीवन में उसे अवतरित करना चाहिए। शायद तभी हम उस महान क्रांतिवीर को सही मायने में शहीद आजम भगत सिंह जी बोलने की योग्य होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही रोचक कहानियाँ और मज़ेदार फैक्ट्स सुनने के लिए सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि आपके आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक्स में दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।